चलो भाई, हमारे सिलेबस का एक इकलौता ऐसा चैप्टर जो थ्योरी का है, और ये इकलौता ऐसा चैप्टर जो एक ही क्लास में शुरू होके खत्म हो जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आपको पता है ना हमारी 3 बुक्स हैं, है ना, और अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ चैप्टर्स की, तो चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 2 जो मैं पढ़ा रहा हूं, और चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये वो हैं जो अभी आने बाकी हैं। इसके अंदर आपने क्या सीखा था? हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। अगर मैं कंपनीज को हटा भी दूं तो वो तभी भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही रहेंगी। अच्छा, इस चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो ये क्या है? इनका नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं भी हल्का हल्का उनके बारे में बताऊंगा भी आपको, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस। पर ये इनको सबको क्या कहेंगे हम? इन सबको हम कहते हैं टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें ये 4 चीजें फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या बेसिकली। ठीक है, चलिए तो पहले चैप्टर के जरा इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। हाँ, ऐसा ही है, सुनो। अब जैसे ये एक डेड बॉडी है, ठीक है, अब ये है पुलिस वाले। अब इनको जानना है कि भाई ये भाई साहब अगर भगवान को प्यारे हुए तो किस वजह से हुए। इनको तो रीजन चाहिए, है कि नहीं? तो ये रीजन कैसे पता लगाते हैं? बॉडी का किया जाएगा पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम की अगर मैं बात करूं तो पोस्टमार्टम बेसिकली है क्या? पोस्टमार्टम बेसिकली है क्या? एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को करता कौन है? डॉक्टर करते हैं। पोस्टमार्टम का प्रोसेस डॉक्टर परफॉर्म करेगा इन औजारों को यूज करके, हाँ या ना? सो दीज आर टूल्स रिक्वायर्ड फॉर पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम इज अ प्रोसेस। क्लियर है मेरी बात? एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये एक बुक है, इस बुक में से अगर एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, तो उसे जो प्रोसेस चलाना पड़ेगा उसका नाम क्या है? स्टडी। तो स्टडी इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम अ बुक। पर उसके लिए आपको कुछ और सामान की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है आपको एक रूम की जरूरत पड़े बैठने के लिए, कुछ चेयर डेस्क वगैरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है, और आपको साथ साथ कुछ स्टेशनरी की जरूरत पड़ सकती है, लाइट पंखे की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं जो सामान बता रहा हूँ, व्हाट आर दीज? These are tools required for study। ठीक है मेरी बात? अब आ जाओ यहाँ पर। ऐसे ही हम लोग जो बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेस पर यूजर्स को क्या चाहिए होता है? उन्हें डिसीजन लेने होते हैं कि बिजनेस में अपना पैसा लगाए रखें या ना रखें, बिजनेस को लोन दें या ना दें, बिजनेस को उधार पे माल बेचें या ना बेचें। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए भी आपको एक प्रोसेस चलाना पड़ेगा ताकि आप इसमें से इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो उस इंफॉर्मेशन को निकालने का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और इस प्रोसेस को चलाने के लिए भी, अरे ये भी प्रोसेस है और ये भी प्रोसेस है, इसके टूल्स ये हैं, इसके टूल्स ये हैं, तो इसके जो टूल्स हैं उन टूल्स का नाम क्या है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूं, सुनिए।
जब एक बिजनेस का 1 साल कंप्लीट होता है, ठीक है, थोड़ा आगे आ जाओ फिर वहीं पे वापस जाएंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ये हमारा एक बिजनेस है, यहाँ पर उसका साल खत्म हो गया 31 मार्च 2019 को। बताओ लोगों के साथ में क्या क्या शेयर किया जाएगा? लोगों के साथ क्या शेयर करोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो मान लो ये कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और क्या शेयर करोगे? बैलेंस शीट। ये लो, ये बैलेंस शीट पे आ गई। और भी कुछ शेयर करना है? आप लोग इतना ही जानते हैं क्योंकि आज तक बात इतनी ही हुई है। कुछ और? हाँ, कुछ कहना चाह रहे? कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कुछ होता है। सुनिएगा, 2 चीजें मैंने अभी तक जोड़ी हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। इसमें और क्या अटैच होता है मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ में ये, अभी तक आपने ये 2 चीजें बताई हैं मुझे, इसके साथ में ये दोनों भी लगते हैं। उसका नाम क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और ठीक है, 4 चीजें हो गई। और साथ में ये 2 भी लगते हैं। ये क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये भी आ गई, ठीक है। बहुत सारा बंडल बनता जा रहा है। क्या कुछ और भी लगेगा? लगता है। ये सारे रेशियो भी निकाले जाते हैं, और ये सारे रेशियो आप समझ रहे हैं? रेशियो का मतलब है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करना। अब जैसे मैं इसी क्लास में कंपेयर करूं बॉयज एंड गर्ल्स को, तो मैं कंपैरिजन ही तो कर रहा हूं। तो ऐसे ही एक एसेट को दूसरी एसेट के साथ, टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी के साथ, इनकम को एक्सपेंस के साथ कंपेयर करके रेशियो निकाले जाते हैं। अलग अलग शीट पर, एक शीट पर 2 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो, जितने भी निकाले गए हैं। तो और क्या लगाया जाएगा साथ में? रेशियो एनालिसिस की शीट अलग होगी, ठीक है। उसके अलावा एक ये भी लगाना पड़ता है, कैश फ्लो। ये लो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, उठ जाओ। ये भी आ गए। क्या कुछ और भी लगेगा? आप लोग समझते थे सिर्फ एसपीएल और बैलेंस शीट, ऐसा नहीं होता। और क्या लगेगा बताओ? एनी आइडिया? कंपनी को चलाने वाले लोगों को कुछ कहते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनकी एक रिपोर्ट भी बनती है, तो वो भी लगेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी आ गई। क्या कुछ और होगा? कंपनी के अकाउंट्स चेक करने की जिम्मेदारी जिसको दी जाती है उसे हम ऑडिटर कहते हैं, उसकी भी एक रिपोर्ट होती है। तो ये क्या है? ऑडिटर रिपोर्ट। ये लगेगा। ये पूरा बंच क्या कहलाता है? इस पूरे बंच को क्या कहते हैं? एनी आइडिया? बोलो। हाँ जी? नहीं, इस पूरे बंच को बोला जाता है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, अगर आपको किसी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट चाहिए तो कैसे मिलेगी? अरे भाई सीधा सीधा कहाँ जाओ, गूगल पे कंपनी का नाम डालो, उसका ईयर जिसकी आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके हाथ में आ जाए। और भी चीजें होंगी उसमें, मैं भी आपके साथ कुछ चीजें इसी में डिस्कस कर रहा हूँ। और भी चीजें, कुछ कनेक्शन हो सकते हैं उसमें, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। उन्होंने कुछ नोट्स डाले हैं, कोई एक्सप्लेनेशन डाली है, तो सब चीजें उसके अंदर हो सकती है। एनुअल रिपोर्ट, इट इज अ कंप्लीट सेट, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहते हैं भाई जब पहले दो कौन कौन से थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा जब पहले 2 से काम चल सकता है तो ये रायता क्यों फैलाया गया? बताओ। इन 2 में जो इंफॉर्मेशन थी, नहीं, इसके अंदर इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। इसके अंदर तो डेटा है, डेटा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। मेरी बात समझ आ रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से इंफॉर्मेशन निकाली गई बाय यूजिंग दीज टूल्स। ये क्या है? टूल्स। समझ आ रही मेरी बात? चलिए अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं कि कौन सी चीज कैसे बनती है, हल्की हल्की। लो जी, ये तो आपने देखे ही है, एसपीएल, और इन्हीं के बेस पर क्या बनाया जाता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये हमारी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, हमारी बुक में आगे आता है, ठीक है। तो वहां पर इसे बनाना सिखाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? अंतर देखो, इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर इधर है, इसमें वो उधर चले जाएंगे। रीजन बीइंग, कंपैरिजन का रूल ही क्या कहता है? कंपैरिजन, जब आप कंपैरिजन कर रहे हो तो पुराना इस तरफ होना चाहिए और नया
ताकि आप कंपैरिजन इस तरह से चला सकें राइट हैंड की तरफ। कंपैरिजन का तो रूल ही यही है। तो इसमें क्या किया जाता है, पुराने यहाँ और नए यहाँ, इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखा जाएगा और फिर इस डिफरेंस को इससे डिवाइड करके परसेंटेज वैल्यू लास्ट कॉलम में लिख दी जाती है। इसके अंदर एब्सोल्यूट चेंज और उसके अंदर परसेंटेज चेंज, मतलब इसके अंदर जो चेंज आएगा वो रुपीस की टर्म में आएगा और इसके अंदर का जो चेंज होगा वो परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दो जरा, एक सवाल है आगे जाके काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर कंपैरिजन इस तरह से हो रहे हैं, बोलो हाँ या ना। इस फॉर्म को मैं क्या बोलूं, जब मैं किसी चीज को इस तरह से देख रहा हूं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, उसे हम हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। और अगर मैं किसी चीज को टॉप टू डाउन या डाउन टू टॉप, तो वो कहलाता है वर्टिकल। वर्टिकल समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो कंपैरेटिव फाइनल अकाउंट्स हैं, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हाँ या ना? ठीक है। अगला है क्या, कॉमन साइज। कॉमन साइज हमारी बुक का चैप्टर नंबर 4 है, क्योंकि कंपैरेटिव कितना था, चैप्टर नंबर 3 था। तो ये कैसे बनाए जाते हैं हल्का हल्का बताऊंगा, ज्यादा नहीं। इसमें आपको क्या करना है, सेम चीज, ये प्रीवियस ईयर आपका यहाँ आ गया और ये करंट ईयर आपका, और क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज है। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट वैल्यूज है। ठीक है। अच्छा आपको एक बात पता है, अब आप देखो इसके अंदर ये वाली वैल्यूज और इस वाली वैल्यू में फर्क क्या है। ये वाली वैल्यू जो है ये सारी 100 में है और ये वाली वैल्यू 1000 में। अच्छा क्या इसमें जो वैल्यू है वो लैक्स में भी हो सकती है, करोड़ों में भी हो सकती है, हाँ या ना? तो इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ 100, 1000, 10,000, लाख। समझ रहे हो मेरी बात को? तो होता क्या है, जब आपकी जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग बेस पे होती है ना, तो उनका समझना कहीं ना कहीं, मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा करो कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक कॉमन बेस पे नजर आए। कॉमन बेस नाम ही क्या है, कॉमन साइज। कॉमन साइज कह रहा सबको एक ही रास्ते पर ले आओ, अलग अलग कह रहा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा समझना मुश्किल है। तो इसको क्या किया जाता है, सुनिएगा। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं एग्जांपल यहाँ बता दूं बैलेंस शीट के थ्रू, वही सेम चीज यहाँ अप्लाई हो जाती है। इसमें क्या किया जाता है, अब जैसे देखो ये जो है ये 1000 की टर्म में है और ये सारे 100 की टर्म में है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल इसको ले रहा हूं, आप इसको ना यहाँ पर 100 मान लो। अगर आपने 2500 को 100 माना है तो फिर 520 के बराबर है, हाँ या ना? फिर इसके साथ इसे कंपेयर करो, ये कितना है 8, ठीक है। फिर ये कितना है 24, समझ रहे हो? फिर ये कितना है 20, ठीक है। फिर ये कितना है 12, ठीक है। फिर ये कितना है आई थिंक 16, जो भी आता। आपको पता है इनका जो टोटल आएगा वो 100 आएगा। अब देखो समझना कितना आसान हो गया। इसे मत पढ़ना, इसे मत पढ़ो, अब इसे पढ़ के देखो तुम। अगर मेरे पास टोटल लायबिलिटीज, ये टोटल लायबिलिटी है, अगर मेरे पास टोटल लायबिलिटी कितनी है 100 रुपए की लायबिलिटी है, तो उसमें से 20 रुपए मैंने किसके देने हैं, मालिकों के देने हैं, 8 रुपए रिजर्व के हैं, 24 रुपए लॉन्ग। कितना इजी हो गया। करोड़ों में डेटा को पढ़ना और फिर उसे समझना, पढ़ना और फिर उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब वही बात 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए पे आ जाती है ना, तो बड़ी छोटी लगती है और कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारा मकसद समझ रहे हैं आप, यहाँ पर हमने अपने सारी इंफॉर्मेशन को कॉमन बेस में लेके आ जाना है। ऐसे ही इसे यहाँ पर 100 मान लेंगे और इसका रिलेशन इन सब के साथ यहाँ पर निकाल दिया। गॉट इट? कुछ बच्चे कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ तो आपने 100 किसको माना है, बैलेंस शीट के टोटल को, इसके अंदर किसको मानेंगे, इसके अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100 मान लिया जाता है और फिर इसका रिलेशन इन सब के साथ देखा जाता है, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द मेन कॉज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अपीयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
कहीं कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा, किसी को कोई डाउट हो? बोलो यार, बोरिंग क्यों हो रहे हो यार? हैं? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था थ्योरी का चैप्टर है, इसलिए। वाह क्या एनर्जी है। अच्छा चलो एक सवाल का जवाब दो। अभी इससे पिछली वाली स्लाइड में क्या था? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव के बारे में मैंने क्या कहा था? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वो था क्योंकि उसकी एनालिसिस इस तरह से हो रही थी, हाँ या ना? पर तुम ठीक से देखो, इसकी एनालिसिस ऊपर से नीचे की तरफ हो रही है, जैसे ये देखो ना, हो रही है ना, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये है वर्टिकल एनालिसिस का एग्जाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको कंपैरेटिव बताया, कॉमन साइज बताया, अब मैं आपको बताऊंगा रेशियो के बारे में। रेशियो में क्या होता है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि रेशियो की जरूरत क्या है, बिल्कुल जरूरत होती है भाई। अच्छा एक बात सोचो आप, हल्का सा एक एग्जांपल यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनको हमसे पैसे जल्दी लेने? ये मेरी बैलेंस शीट है, तो ये वो लोग हैं जो मुझसे पैसे जल्दी लेना चाहते हैं, ठीक है? ये वो लोग हैं जो मुझसे पैसे 1 साल के बाद लेंगे। सोचो इनकी जो वैल्यू है, इनका जो टोटल है वो 100 है, और ये है बिजनेस के मालिक, उन्हीं का तो पैसा है। सोचो इनकी जो वैल्यू है इट इज 300। अब दोनों में एक रेशियो निकाल के देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने मालिकों से जितना पैसा लिया है उसका 1/3 पैसा मैंने बाहर वालों से लिया? हाँ या ना? तो इन दोनों में अगर मैं रेशियो देखूं तो इनका रेशियो है 1:3। अगर बाहर का 1 रुपया लगा हुआ है तो 3 रुपए मालिकों के अपने लगे हुए हैं। अब तुम कहोगे इससे उखाड़ क्या लिया हमने? भाई इंफॉर्मेशन है, ये काम आती है। जैसे आप लोग जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके पुराने मार्क्स काम आते हैं, आपकी मार्कशीट काम आती है ना? उनको पता चलता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही हमें भी यहाँ से ये पता चलता है कि अगर जैसे ये रेशियो है, अब ये रेशियो काफी, मान लो आपको क्या लगता है वैसे ये रेशियो अच्छा है कि बुरा है? बाहर का पैसा ज्यादा होना चाहिए कि अपना पैसा ज्यादा होना चाहिए? अपना पैसा ज्यादा होना चाहिए, तो फिर बाहर का 0 कर दो। क्यों? बाहर का पैसा बुरा है क्या? बाहर का पैसा, अच्छा इनमें से सस्ता पैसा कौन सा है? सस्ता भाई बिजनेस के लिए तो ये भी लायबिलिटी है और ये भी लायबिलिटी है। तो तुम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस इनको इंटरेस्ट देता है और इनको डिविडेंड देता है, तो बिजनेस ने तो दोनों को ही देना है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में से कौन सा अच्छा है? दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। हाँ क्या करूं इसके बारे में? अच्छा है ये? हाँ, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? एक बात सोचो, इनका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होता है, फिक्स शुरू में ही फिक्स कर, और इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। जितना प्रॉफिट बच गया सब इनका है, और बांटने का फैसला भी इनके हाथ में होता है, आपको याद हो तो, है कि नहीं? तो एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि ऐसा मत करो सारा इनका लगा दो, या ऐसा मत करो सारा इनका लगा दो। कह रहा थोड़ा इनका रखो, थोड़ा इनका रखो, और उसका एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस आपको बताया जाएगा जब हम लोग रेशियो का चैप्टर, जब हम ये सारे रेशियो पढ़ेंगे ना, तब आपको बताया जाएगा। रेशियो निकालने के लिए आपके पास हमेशा 2 टर्म्स होनी चाहिए, तभी आप किसी भी चीज का रेशियो निकाल सकते, ठीक है ना? मैं आगे बढ़ूं, एक चीज और होती है जो बनाई जाती है, वो क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बना है भाई? एनी आइडिया? जो लोग करके बैठे बता सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊं क्यों? मैं पहले तो ये बता दो। हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, चलो ठीक है, सिंपल सी मैं बात बताता हूँ, वो ठीक है जो उसने कहा, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे हमारे ये बिजनेस का पहला साल है, यहाँ पर आपके पास कितना कैश है? 0। अबे भाई बिजनेस ही यहाँ शुरू हुआ है, बिजनेस यहाँ शुरू है, तो आपके पास ओपनिंग कैश कितना था? अब आपका ईयर एंड आते आते अब कैश कितना हो गया? तो इसके बदलने का रीजन क्या है? वो रीजन बताने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं ये बेवकूफी है, कह रहा है सबसे बढ़िया है इसके अंदर वो होगा ना, कह रहा है ये कैश अकाउंट, इसकी फोटोकॉपी करा के दे दो ना लोगों को। नहीं दे सकते, इट इज कॉन्फिडेंशियल, ये शेयर नहीं किया जाता लोगों के,
एक नई स्टेटमेंट बनाई जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो नेचर है वो रिवर्स नेचर है। आप जानते हो या नहीं जानते मुझे नहीं पता। इसका जो नेचर है वो रिवर्स नेचर है। आपको आदत है पढ़ने की क्या, पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ने की आदत है। कैश फ्लो उल्टा चलता है, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ से होते होते फिर जर्नल एंट्री पे जाता है। बताऊंगा मैं जब हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे। समझ आई है? तो 4 टूल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो। किस चीज के टूल्स हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विच इज अ प्रोसेस, उसे परफॉर्म करने के ये 4 टूल्स होते हैं। इतना पल्ले पड़ गया। आओ आप यहां इसे पढ़ें एक बार। बहुत इजी है, आराम से समझ आएगा। एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूं। कॉमन साइज और कंपैरेटिव आ रही नहीं। अच्छा मैं पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, फिर आप लोग और इसको जहां चल रहे हैं पढ़ लेना। आप लोग जानते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, आपको 11th में पढ़ाया गया था कि हमेशा पहले जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ये दोनों कंबाइंड होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बनती है बैलेंस शीट। ये पूरा क्या कहलाता है? अकाउंटिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इसके बाद फिर क्या बनती है? जर्नल एंट्री। फिर ये प्रोसेस चलता ही रहता है ऐसे करके, ठीक है ना? अच्छा अब जरा नीचे आ जाइए आप, यानी कि जर्नल और लेजर, जर्नल लेजर के बाद सीधा क्या बना? फाइनल। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है? इसके अंदर जो डेटा है उस डेटा को ब्रेक किया जाता है कुछ पार्ट्स में और कुछ ग्रुप्स में, और फिर उनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। और वो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? 4 टूल्स हैं जो आपके सिलेबस में, ठीक है? और इन टूल्स के बेस पर हम क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इन 2 शब्दों का मतलब, एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। क्या ये एनालिसिस का मतलब होता है? समझना, और इसका मतलब होता है समझाना। जब तक खुद नहीं समझोगे तब तक कैसे समझाओगे लोगों को? बात समझ आ रही है? चलिए अब आप लोग इसके आगे का कुछ समझ सकते हैं।
हो गया, चले आगे। आइए, ये मैंने बता ही दिया था, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, कैश फ्लो। ठीक है, अब आ जाओ, अगला क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश अकाउंट का लेजर हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उसके अंदर पार्टीज के नाम भी होते हैं और कोई अपने कस्टमर्स और सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करना चाहता। ठीक है, उसके अलावा और भी उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, हाँ जी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस व्हिच इज अ प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय यूजिंग टूल्स। किस लिए? फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। आइए, अभी मैंने जो टूल्स बताए थे आप नाम लिखवा सकते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियोज। और रेशियोज कितने सारे थे आपके पता है ना? बहुत सारे रेशियोज हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये होती है। अच्छा, आपको पता है इन चारों का अपना अपना अलग अलग यूज है, तभी तो चार अलग है। अगर एक ही जैसे होते तो फिर एक से ही नहीं काम चला लेते। सुनो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कि हम ये जो प्रोसेस चलाते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रहा है इट इज टू डिटरमाइन लिक्विडिटी। व्हाट इज लिक्विडिटी? व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब कि अगर मैंने किसी को पैसे जल्दी देने, यानी कि मैं करंट लायबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। सोचो मैं भव्या से आज एक लोन ले रहा हूँ 6 महीने का, तो भव्या मुझसे क्या सवाल पूछेगा? कब लौटाओगे, ये पूछेगा। अच्छा, मैंने उसे कह दिया 6 महीने बाद लौटाऊंगा, बस। और कोई क्वेश्चन? क्या भव्या ये नहीं जानना चाहेगा कि 6 महीने बाद उसको देने के लिए मेरे पास कुछ होना भी तो चाहिए? नहीं समझे? अच्छा, भव्या को मुझसे 6 महीने बाद पैसे लेने, दिमाग लगाना, सोचो, भव्या को मुझसे 6 महीने बाद पैसे लेने, ठीक है। भव्या की नजर मेरी इस बिल्डिंग पे होगी या मेरे कैश, बैंक बैलेंस या छोटी मोटी चीजों? वाह, मतलब इसके पैसे देने के लिए मैं बिल्डिंग बेच दूंगा। खुद सोचो ना तुम, भव्या तुम्हें क्या लगता है? क्योंकि मैंने तुमसे तो लोन लिया है, तुम्हें क्या लगता है? बिल्डिंग पे देखोगे तो क्या ना, मैं सीधा बिल्डिंग देखूँ। ओ भाई, मेरे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, जो मेरी करंट लाइबिलिटीज होती है ना, उनकी नजर मेरी करंट एसेट्स पे होती है, क्योंकि करंट एसेट्स रोज जाती हैं, रोज कैश में कन्वर्ट होती हैं, फिर माल आता है, फिर माल बिकता है, डेटर्स बन जाते हैं, कैश हो जाता है। करंट लाइबिलिटीज की नजर करंट एसेट पे होती है, फिक्स एसेट की तरफ नहीं देखेंगे वो, क्योंकि उनको पैसे देने के लिए मैं फिक्स एसेट थोड़ी बेचूंगा। नहीं समझे मेरी बात को? फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म वाले के लिए सोच सकते हो ना, जिनको मुझसे कई साल बाद पैसे लेने हैं, क्योंकि उनके लिए वो एसेट उसी नेचर की है, हाँ या ना? तो इसीलिए होता क्या है, लिक्विडिटी बेसिकली क्या है? एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म। कि एक बिजनेस, सुनना, एक बिजनेस उन लोगों को, किन लोगों को? जिनको हमसे पैसे विद इन 1 ईयर लेने, यानी कि करंट लायबिलिटी। एक बिजनेस अपनी करंट लायबिलिटीज को सेटल करने में कितना स्ट्रॉन्ग है, उसे क्या बोलते हैं हम? लिक्विडिटी, एबिलिटी टू रीपे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ऐसे ही अगर एक बिजनेस को क्या जानना है? लिक्विडिटी, तो उसके लिए क्या काम आएंगे? ये वाले पहले दो रेशियो, यानी कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो, उस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये 2 रेशियो आपकी हेल्प करते हैं लिक्विडिटी जानने में। ऐसे ही अगर आपको क्या जानना है, तो ये वाले 3 रेशियो, ये वाले अगले 3 रेशियो इसके काम आते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंसी का मतलब क्या है? एबिलिटी टू पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पैसे देने में बिजनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको क्या जानना है, अर्निंग कैपेसिटी का हो या प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसके लिए आपने क्या क्या काम आता है? कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से काम आता है और कुछ रेशियो भी इसमें काम आता है, ठीक है। और आपको क्या जानना है? बिजनेस की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जाननी है, तो आपको डेट इक्विटी रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट और भी रेशियोज होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्या जानना है?
ट्रेंड का मतलब आपको ग्रोथ जाननी है या आपको डिक्लाइन जानना है, कंसिस्टेंसी जाननी है कुछ चीजों की, तो आपको कंपैरेटिव और कैश फ्लो ये दोनों काम आते हैं। ठीक है, एक बार रीड करो, अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, which can be estimated only. लास्ट के दो क्या कह रहा है? टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस लाइक फाइनेंसिंग एंड फोरकास्टिंग। फाइनेंसिंग बेसिकली क्या होता है? पैसे का इंतजाम करना, और फोरकास्टिंग की जरूरत आपको कहाँ पड़ती है? आप डिमांड को लेकर फोरकास्ट कर सकते हैं, प्रोडक्शन को लेकर फोरकास्ट कर सकते हैं, सेल्स को लेकर फोरकास्ट कर सकते हैं। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर का अंदाजा लगाना, कितना माल बिकेगा, दिवाली आने वाली है, कितना माल बनाए, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अभी आप इसमें थोड़े कंफ्यूज होंगे शायद। एनी आइडिया? सुनो इसको ना समझने की कोशिश करो, इजी होता है। आपने ये शब्द पहले सुना है, बचपन से ही सुन लिया था आपने। इंटर फॉर्म नहीं सुना, आपने इंटर स्कूल सुना होगा। इंटर स्कूल में क्या होता है? जो कंपटीशन होते हैं, एक स्कूल दूसरे स्कूल से compete करता है, हाँ या ना? सो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एनालिसिस कर रहे हो और आप एनालिसिस के अंदर बिजनेस ए को कंपेयर कर रहे हो बिजनेस बी के साथ, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर फॉर्म एनालिसिस। अब मैं क्या कर रहा हूं, आप बिजनेस ए के ईयर 1 को ईयर 2 से कंपेयर कर रहे हो, तो इट इज इंट्रा फॉर्म एनालिसिस। ठीक है, आगे चले। हमारा अगला क्या है? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मैंने आपको वही बता दिया था, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, और एक तो एंगल ये है एनालिसिस का, हॉरिजॉन्टल, और एक एंगल है एनालिसिस इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है, और एक एंगल है इंटर और इंट्रा। तो ये तीन अलग अलग एंगल हैं, आप रीड करो तीनों को। जनरली यूजफुल इन द टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होती है? जब एक साल को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से कंपेयर किया जाता है, तो वो टाइम सीरीज एनालिसिस कह रहा है। इट इज जनरली यूजफुल इन क्रॉस सेक्शनल। मतलब बेसिकली क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है कि आप करंट एसेट के ऊपर नॉन करंट एसेट्स होता है ना, तो आप एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ कंपेयर कर पाते हैं वहां। समझ आ रही है? अब जैसे P&L में जाओ, P&L में क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने बेस माना, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कंपैरिजन सारे अलग अलग खर्चों के साथ किया जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो वो है। लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। रिलेट हो रहा है ना टॉपिक? चलो आगे, चलो पढ़ लिया पक्का? बस मैं 2-4 मिनट ही और लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं।
हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? यूजेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। हाँ, कई तरह के फैसले लेने में यूज होती है ये। कह रहा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, क्रेडिट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन कि डिविडेंड बांटना है नहीं बांटना है, क्रेडिट दे ना दे, इस तरह के कई डिसीजन में यूज होता है। रीड करके देखो, समझ आ जाएगा सारा। मैनेजमेंट हो गया क्या? चले आगे। सिग्निफिकेंस कहो या इम्पोर्टेंस कहो। अच्छा, ये वाले टॉपिक आपने ना 11th में एक चैप्टर पढ़ा था ना, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, पहला चैप्टर, उसके अंदर थे ये सारे टॉपिक, इंटरेस्टेड पार्टीज, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, सब था उसके अंदर। तो ये वहां से पढ़ोगे ना तो भी आपको सेम ही मिलने वाला है। लो जी, डिपेंड करता है कि किसकी बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट के लिए अलग फायदे हैं, इन्वेस्टर के लिए अलग फायदे हैं, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से इस एनालिसिस को यूज करते हैं। ठीक है, करो, रीड करो। फाइनेंशियल साउंडनेस यही होती है कि हम अपनी लाइबिलिटीज को निपटा पाएंगे कि नहीं निपटा पाएंगे, हम कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। अब सोचो एक बात बताओ, आपके बिजनेस में आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, सारा पैसा आपने बाहर से लेके लगा रखा है, तो सोचो कितना रिस्की है। क्योंकि आपके पास जितना पैसा बाहर का ज़्यादा होगा उतना ही आपके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा होगा, और इंटरेस्ट का बर्डन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा होगा तो क्या प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज़ कम नहीं हो जाएंगी? समझ रहे हो? तो फाइनेंशियली वीक है आप कहीं ना कहीं। पढ़ लिए? आइए अगला क्या है? लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बस इसके अंदर मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी बुक से रीड कर लेना, बहुत इजी है, देख लो एक बार। विंडो ड्रेसिंग 11th में नहीं पढ़ा था आपने? विंडो ड्रेसिंग बेसिकली होता है अकाउंट्स में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिखा देना, एंट्री डालना तो देखो अकाउंटेंट का काम है। अब वो ऐसा करेगा जैसा आप उसे बोलोगे, तो आपने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत रिकॉर्ड कर दी, झूठी सैलरी रिकॉर्ड कर दी, एम्प्लॉय यही नहीं धरती पे, है ना? Which one? Effect of personal ability and biasness of the analyst। मतलब बेसिकली होता क्या है कि हर आदमी का ना एक्सपीरियंस अपना अपना होता है, अलग अलग, है ना? एक चीज़ मेरी नज़र में कुछ और हो सकती है और सेम चीज़ अभिजीत की नज़र में कुछ और हो सकती है। मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी डिफरेंट हो सकता है, तो उसका असर हमारे अकाउंट्स में नहीं पड़ेगा। आपको याद है जब 11th में थे तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, शायद भूल गए होंगे, कि जब एक क्वेश्चन पेपर को मैं एक टीचर से चेक कराऊँ
और उसी पेपर को दूसरे टीचर से चेक कराऊं तो मार्क्स डिफरेंट हो सकते है ना। एक एसेट की लाइफ मेरी नज़र में अलग हो सकती है, किसी दूसरे अकाउंटेंट की नज़र में कुछ और हो सकती है ना। एक ही पैराग्राफ को मैं पढ़ूं तो उसका मीनिंग मेरी नज़र में कुछ और हो सकता है, तुम्हारी नज़र में शायद कुछ और हो, तो ये उसका असर पड़ता है हमारे। हो गया है, चलो ठीक है, हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है ये। और मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चैप्टर छोटा सा है, आप लोग जितने लोग आप में से बहुत सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, वो इस चैप्टर को आज ही, और अगर आज नहीं तो कल मॉर्निंग तक लास्ट एक बार रीडिंग ज़रूर कर देना बस। और जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो मत करना, ठीक है। वेरी क्लियर। हाँ जी, क्या हुआ? लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल ईयर एनालिसिस। अरे भाई, अगर आपके पास 1 साल की लिमिट वो होंगी एनालिसिस, तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे फिर? आप 1 साल की कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल का कंपैरिजन हो तो कुछ बेनिफिशियल होता है। सिंगल ईयर की एनालिसिस से बहुत ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। ये लिखा, ठीक है। क्लोज करें, ठीक है।